देखो समझो, कल अपन ने जो पढ़ा था एक बार रिकॉर्ड, कल आधी रिकॉर्डिंग हुई थी। कल देखो, कल हमने पढ़ा कौन से ऑफेंसेस के बारे में पढ़ा था? खुशप्रीत जल्दी बताओ, कल थी क्लास में? कल हम कौन से ऑफेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे 173 में? कॉग्निजेबल। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ी है कि पुलिस वाले सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस, हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस लेकर ही पहुंचते हैं पुलिस वालों में। पुलिस वालों के सामने हम पहुंचते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और जब क्लास की स्टार्टिंग हुई थी तभी मैंने सिखा दिया, और इस चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी तभी मैंने सिखा दिया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो क्या होगा, क्या होगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? आप खुद सोचो। मान लो पुलिस वाला है, अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, आप एक सामान्य व्यक्ति के सोच के गए कोर्ट उतर पुलिस वाले के सामने कि सर ऐसे ऐसा अपराध हुआ है। अब पुलिस वाले को पता चला है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो अब ये एफआईआर के रजिस्टर में तो नहीं लिखेगा। तो कौन से रजिस्टर में लिखेगा? एक नॉर्मल रजिस्टर में लिख देगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने एक रजिस्टर बना रखा होगा, उस रजिस्टर में लिख देगा। फिर क्या करेगा? कंप्लेनेंट को कहाँ भेज देगा? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या फाइल होती है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेंट फाइल होती है। यदि आप मेरी क्लास को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो ये बहुत अच्छे से पता होगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेंट फाइल होती है। तो ये एफआईआर के रजिस्टर में नहीं लिखेगा। किसमें नहीं लिखेगा? एफआईआर के रजिस्टर में नहीं लिखेगा। कौन से रजिस्टर में लिखेगा? एक नॉर्मल रजिस्टर में लिख देगा जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने लिखा है। और कंप्लेनेंट को कहाँ भेज देगा? कंप्लेनेंट को भेज देगा मजिस्ट्रेट के पास में। कंप्लेंट पता ही है आपको, मजिस्ट्रेट के पास में लगती है। सेक्शन 174। देखो, when information given to an officer in charge of the commission of non-cognizable offence within the limit of his station, he shall enter and cause to be entered the substance of the information in a book. किसमें लिखेगा? बुक। एफआईआर के रजिस्टर में नहीं, इन अ बुक बी केप्ट बाय सच ऑफिसर, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे, एंड रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट। एक बार हैंड रेज कर दो। बिल्कुल सब रटना नहीं है, सब पता है अपन को, क्योंकि खुद नहीं लिख सकता ना कंप्लेंट, तो किसके पास भेज देगा? रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट, टू द मजिस्ट्रेट, एंड फॉरवर्ड, ये नई चीज ऐड हुई है, फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ नॉन कॉग्निजेबल केस फोर्टनाइटली टू द मजिस्ट्रेट। उसी दिन रातों हाथ क्या करेगा? मजिस्ट्रेट के पास में डेली डायरी रिपोर्ट भेज देगा। सबको पता है, दूसरी चीज भी सबको पता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर क्या हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर नॉन इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट कि नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट अ ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। ठीक है, क्या लिखा है कि उस कोर्ट की परमिशन के बिना, जिसको उस केस को ट्राई करने का अधिकार है, उस कोर्ट की परमिशन के बिना, उस कोर्ट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। और आप सभी को मैं ये ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ तीन चीजें। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेंट फाइल होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते। अब क्या हुआ? Power of investigation after magistrate's order. Power of investigation after magistrate's order. Any police officer of receiving such order may exercise the same power in respect of the investigation. अब समझो, मैंने कहा मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। अब मजिस्ट्रेट बोल रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें इन्वेस्टिगेशन कर। तो इन्वेस्टिगेशन के संबंध में वह सारी पावर है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में हो सकती है। लेकिन ऑफकोर्स यदि विदाउट वारंट अरेस्ट करने लग जाएगा तो अंतर क्या रहेगा? तो ही हैज ऑलमोस्ट ऑल द पावर विच ही हैज इन द कॉग्निजेबल ऑफेंस, लेकिन वो विदाउट वारंट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब एक बार हैंड रेज कर दो। अब आते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे। समझ में आया ना? तीन चार चीजें हमने समझ ली। क्या क्या पढ़ा? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब भी कोई इन्फॉर्मेंट आता है तो वो एक नॉर्मल रजिस्टर में लिख लेगा जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने बताया, और इन्फॉर्मेंट को कि जा भाई तू मजिस्ट्रेट के पास जा, आई डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू फाइल एन एफआईआर। ठीक है, अब और डेली डायरी रिपोर्ट भेज देगा। दूसरी बात, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर, कौन सा मजिस्ट्रेट? जो उस केस को ट्राई कर सकता है, उस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना उस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। लेकिन यदि इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर आ जाता है उसके पास में, तो वह ही हैज ऑल द पावर विच ही हैज इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है ना उसके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर, वैसी सारी होगी, लेकिन वो विदाउट वारंट अरेस्ट
नहीं कर सकता है। अब देखो समझना, मान लीजिए, ठीक है, सुनना, छोटी छोटी चीजें इसने करे हैं। इसने करा सीबीटी, इसने करा थेफ्ट, इसने करा एक्सटॉर्शन, इसने करी चीटिंग, इसने करी, मान लीजिए और कौन कौन से ऑफेंस है, इसने करा अबडक्शन। अबडक्शन अपने आप में एक बड़ा ऑफेंस नहीं, ध्यान रखना। अबडक्शन, इसने करा क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये करे 1 2 3 4 5 6 7, 6 ऑफेंस। 7वां ऑफेंस इसने करा मर्डर। 8वां ऑफेंस इसने करा रॉबरी, जो हाईवे पे रॉबरी। अब क्वेश्चन ये है कि यदि इनका केस आधा, ये तो आधे क्या है, ये आधे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और ये दो कौन से ऑफेंस है, ये दो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो क्या अलग अलग कोर्ट ट्राई करेंगे क्या इनको? अलग अलग भाई, अलग अलग प्रोसीजर चलेगा क्या? इसके संबंध में वो वारंट लेगा, इसके संबंध में वो मजिस्ट्रेट का परमिशन लेगा इन्वेस्टिगेशन की, और इनके संबंध में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, और मजिस्ट्रेट की परमिशन ले सकता है। अनुभूति आप होते तो क्या मानते इस पूरे केस को? मैम कॉग्निजेबल मानते ना? कॉग्निजेबल। एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए कि यदि कुछ पार्ट्स नॉन कॉग्निजेबल के हैं, लेकिन उसमें से एक भी ऑफेंस यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पूरे केस को कैसे ट्राई किया जाता है? एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। मैं मानती हूँ समझ में आया प्रिया, मनानी, जानवी, ठीक है, बाकी तो स्टूडेंट्स है। पढ़ लो। वेयर अ केस रिलेट्स टू 2 or more ऑफेंसेस। वेयर अ केस कितने ऑफेंस थे? 7 8 ऑफेंसेस थे ना, in which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable case, notwithstanding that other offences are non-cognizable, and the sanction of the magistrate is not required to proceed with the investigation in such case. 173 talks about cognizable offence में FIR, 174 talks about non-cognizable offence में कैसी चीजें रजिस्टर्ड होती है। अब 173 के बाद अपन पढ़ते हैं 175। क्या पढ़ते हैं? 175, ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा, केस तो रजिस्टर हो गया, तो 175 में पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। अब देखो, सब पता है आपको, सब चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ स्टेप लिखने याद करने। मान लीजिए एक कॉग्निजेबल केस रजिस्टर्ड होता है, तो क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेट कैसे करेगा? विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर करेगा। कैसे करेगा? उस जगह पे जाएगा, उस जगह पे जाएगा व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर है, उस जगह पे जाकर चीजों को इन्वेस्टिगेट करेगा, डायरी में लिखेगा कि यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। फिर यही है, आ जाइए सेक्शन 175 कि एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मे विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस। कौन सा केस? विच अ कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द लोकल एरिया विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन वुड हैव ट्राई टू इंक्वायर और सच दैट। ठीक है, इतना कुछ नहीं कि वो क्या कर सकता है, वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना क्या कर सकता है, केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट considering the nature and gravity of offense, the SP may require the DSP of DSP to investigate the case। एक इंपॉर्टेंट चीज आई है यहाँ पे। जनरली तो अपन क्या कर रहे थे, ऑफिसर इंचार्ज की बात कर रहे थे, लेकिन कहा गया कि यदि सीरियसनेस को देखकर, केस की सीरियसनेस को देखकर एसपी डीएसपी को बोल सकता है कि भाई तू इन्वेस्टिगेट कर, तू इन्वेस्टिगेट कर। अब ध्यान से सुनना, पुलिस वाले का एक्सक्लूसिव अधिकार होता है। क्या होता है? पुलिस वाले का एक्सक्लूसिव अधिकार होता है इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट वोट इंटरफेयर नहीं करती है। क्या नहीं करती? कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती है। तो ये लिखा है कि नो प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate। मतलब ये कभी क्वेश्चन में नहीं लाया जाएगा कि पारुल की जगह अनुभूति ने क्यों इन्वेस्टिगेट करा, या अनुभूति की जगह पारुल ने क्यों इन्वेस्टिगेट करा। ये क्वेश्चन कभी भी कोर्ट में नहीं कॉल किया जाएगा। It makes clear that any irregularity in investigation will not vitiate the trial। ये मैं समझा चुकी हूँ आपको कि मान लीजिए कि अनुभूति का एक्सक्लूसिव अधिकार था, ठीक है, और पारुल उस केस को ट्राई कर रही, तो सीधी बात है, हो गई इरेगुलरिटी, इससे केस विशिएट नहीं होगा, ट्रायल विशिएट नहीं होगा। अब एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड, कभी आप लोगों ने 156 का 3, 156 का 3 सुना है क्या? जल्दी से बता दो, सुनते हैं क्या अपन 156 का 3? बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा। अब 156 का 3 क्या होता है वो मैं समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए। मतलब 156 का 3 अब तो 175 हो गया, 175 का 3 अब आ जाइए क्या होता है देखिए।
देखिए, any magistrate empowered under section 210 after considering the application supported by an affidavit under section 173 का 4। अब आ जाइए 173 का 4। क्या है 173 का 4? याद है क्या आप लोगों को? मैंने क्या बोला था कि यदि वो ऑफिसर इंचार्ज एफआईआर नहीं लिख रहा है तो एसपी एसपी को लिखेंगे ना, एसपी को पहुंचाएंगे पोस्ट से। एसपी, अब एसपी भी नहीं सुन रहा तो अब क्या करोगे तुम? मैंने क्या कहा था, कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेंट भी दायर हो सकती है। सबको याद है क्या? सबको याद है कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेंट दायर हो सकती है। तो अब पहुंचेगा वो, कहाँ पहुंचेंगे व्यक्ति, कौन कहाँ पहुंचेगा? कोर्ट के पास पहुंचेगा। देखो, एक तो 173 में पहुंच रहा था व्यक्ति, किसमें पहुंच रहा था? 173 में पहुंच रहा था। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी भी तो हो जाती है कि कोई नहीं सुन रहा, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या फाइल होगी? मजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेंट जाएगी। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट अब इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर, एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ, जनानी मतलब सॉरी बनानी, जानवी, सबको मैं मानती हूँ, समझ में आ रहा होगा, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। 173 में जनरली उसने एफआईआर लिख दी और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। 173 के 4 में लिख रखा है कि यदि वो नहीं सुनता है, नहीं सुनता है तो एसपी को पोस्ट से लिख कर भेजेंगे। अब भाई एसपी भी नहीं सुन रहा तो क्या करोगे? ले भाई कोर्ट में कंप्लेंट कराओगे ना कॉग्निजेबल ऑफेंस की। फिर कोर्ट में कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट कराओगे, कोर्ट भी तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा, तो कहाँ पे देगा? यहाँ देगा 175 के 3 में। एक बार सब हैंड रेस कर दो, सबसे पूछ दो, खुशप्रीत, प्रिया, अनुभूति, याद कर लेना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बनानी, जानवी, नहीं है, रिया, सानिया। अब आ जाओ, क्या लिखा है समझ, अब समझ में आ जाए, अब कोई अपन को परेशानी नहीं होगी। मतलब पढ़ने में समझ, बस समझ में ऐसे परेशानी होती, बाकी कंसेप्ट समझ में जाए तो परेशानी नहीं होती। क्या लिखा हुआ है? एनी मजिस्ट्रेट, पहले वो 190 सेक्शन हुआ करता था, अब 210 सेक्शन हो गया, वो अपन अभी दिमाग नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे सब समझ में आता जाएगा। एनी मजिस्ट्रेट empowered under section 210 after considering the application supported by an affidavit made under section 173 का 4 and after making such inquiry as it thinks fit necessary, submission made in this regard by the police officer order such an investigation as above mentioned। मैं बिल्कुल रटवा रही हूँ 175 का 3, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 175 के 3 में ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन आपको लगेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट क्यों इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे रहा है। तो मैं आपको इसका रोड मैप समझा चुकी हूँ कि मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट पहुंच गई है कि भाई ये नहीं सुन रहे, तो मजिस्ट्रेट चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा, और ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। आपको नहीं याद हो तो आपके सामने पोस्टर लग जाना चाहिए, 156(3) सीआरपीसी और 175(3) बीएनएसएस। ठीक है, ये भूलने वाला सेक्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं सही बता रही हूँ, नहीं है भूलने वाला सेक्शन। भूल जाओ तो अब आपकी फॉल्ट है। अब आओ, अब एक और चीज जो नई ऐड हुई है इस बीएनएसएस में, एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट, अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट, अब यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की बात की गई। ठीक है, कि यदि कोई मजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड है अंडर सेक्शन 210 में अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट arising in the course of discharge of official duty and order investigation subject to receiving a report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to him after consideration of assertion made by the public servant। देखो, ये एक नया प्रोविजन ऐड हुआ है, ऑफ कोर्स याद करना पड़ेगा आपको 175 का 4। क्या लिखा हुआ है? एक कंप्लेंट आई है, क्या आई है? एक कंप्लेंट आई है पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा था। तो इस परिस्थिति में भी 175 का 4 एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन आया है कि मजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेंट पहुंची है। किसकी कंप्लेंट पहुंची? व्यक्ति की कंप्लेंट पहुंची है, जो पब्लिक सर्वेंट है उसके खिलाफ कंप्लेंट पहुंची है। तो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, किन किन परिस्थितियों को ध्यान रखे, उससे रिपोर्ट मांगेगा। जैसे मान लीजिए निकिता के ऊपर पारुल है और निकिता के खिलाफ कंप्लेंट आई है, तो पारुल से रिपोर्ट मांगेगा। देखो, सुपीरियर ऑफिसर से रिपोर्ट मांगी है उसने, और निकिता को भी बोलने का मौका देगा। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा। मैं मानती हूँ समझ में आया होगा। इसको सेक्शन 225 के साथ पढ़ते हैं इस सेक्शन को, 175 को। अभी आपको नहीं समझ में आएगा और ना ही अभी आपको मैं समझाऊंगी बहुत ज्यादा डिटेल में से, लिखा होगा मैंने यहाँ पे, ये मैं आपको 225 के साथ ही समझा दूंगी। ठीक है, भूलना नहीं है इस सेक्शन को। ठीक है, अब आओ, हाउ अ कंप्लेंट बिकम्स एन एफआईआर। हाउ अ कंप्लेंट बिकम्स एन एफआईआर। अ मजिस्ट्रेट कैन नॉट, देखो, हाउ अ कंप्लेंट्स बिकम एन एफआईआर, मैं बिल्कुल समझ, देखो, मजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेंट पहुंची,
ठीक है, 175 के 3-4 में कंप्लेंट पहुंची मजिस्ट्रेट के पास में। और देखो लिखो पढ़ लो, मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 175(3)(4) BNS if the offence is exclusively triable by the court of session, and when a magistrate direct an SHO to investigate an offence, he must record the reason for doing so. In this way, complaint becomes an FIR when it is said पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। मैं बात समझ गई क्या? देखो पहुंची है कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट। क्या पहुंची है? कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट। और कंप्लेंट के लिए मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है। ठीक है, अब वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है, क्या है ये? कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब क्या करेगा, जो FIR जो कंप्लेंट है उसे एज ए FIR मतलब अब रजिस्टर करके उसको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, तो ये कंप्लेंट बन जाएगी FIR। और मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो ना, बिल्कुल माइंड को सेट करना। कंप्लेंट नॉन कॉग्निजेबल केस में फाइल होती है, कॉग्निजेबल केस में FIR फाइल होती है। लेकिन कंप्लेंट कब फाइल हो जाती है? जब कॉग्निजेबल केस में पुलिस वाला नहीं सुन रहा होता है। अब मजिस्ट्रेट के पास पहुंचेगी कंप्लेंट, तो मजिस्ट्रेट तो भाई FIR दर्ज होनी चाहिए थी ना इस केस में, तो कॉग्निजेबल केस में तो FIR दर्ज होनी चाहिए। तो मजिस्ट्रेट अब इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा, तो ये कंप्लेंट FIR बन जाएगी। एक बार हैंड रेज करो, समझ में आया? सिंपल था। कब ये चीजें प्रोसीजर है, देखो प्रोसीजर, और प्रोसीजर तब जब आपका बेस क्लियर हो ना। देखो ये मान लो 20 मंजिल की बिल्डिंग है, और 20 मंजिल की बिल्डिंग में आपका बेस यदि क्लियर है, जो आपकी नींव है वो क्लियर है, तो ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। लेकिन आपकी नींव ही कमजोर है, और ये नींव मैंने पूरी 10वीं क्लास होगी, शायद 10वीं 12वीं क्लास होगी, मैंने पूरी एक एक क्लास की स्टेप बाय स्टेप समझाई है। ये मैं आपको 225 के साथ पढ़ाऊंगी। जल्दी से बेयर एक्ट उठाओ, सेक्शन 175 पढ़ो। खत्म हो गया 175। ये भी अपन को पढ़ना पड़ेगा, बीरू भाई हरी भाई, वो अपन पढ़ लेंगे 225 का। 175 पढ़ो, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है 175। 173, 74, 75 तीनों पढ़ो, मतलब 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ। पूरे अपन सब पूरे, ये चैप्टर बहुत हार्ड है, लेकिन इस चैप्टर को हम ऐसे निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे मक्खन होता है ना, वैसे आपको समझ में आता जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा? हम ये पढ़ रहे थे 175 का। 175 में अपन पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का। सिंपल सिंपल कि पावर क्या है, कि पावर देखो 170 अपन ने, देखो हम पढ़ रहे हैं कॉग्निजेबल केस। कॉग्निजेबल केस के हम 2 सेक्शन पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा? 173, इसके बाद 175। नॉन कॉग्निजेबल का भी अपन एक सेक्शन पढ़ा है 174, और इसको अपन यही छोड़ चुके हैं क्योंकि इस चैप्टर का नाम है इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन अपन 174 में कि मजिस्ट्रेट कह देगा, और वो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए कर देगा, बोल देगा। 175 में जस्ट हमने पुलिस ऑफिसर की पावर पढ़ी कि पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है, कर लेगा इन्वेस्टिगेशन, चला जाएगा वहां वहां। और 175 के 4 में कोर्ट भी बोल सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और 175 के 3 में भी बोल सकता है। अब आ जाओ 176, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो 173, 175 और इसके बाद में 176। देखो if an officer in charge of police station suspects the commission of an offence, then they are authorized to investigate under section 175। कोर्ट उसके पास में FIR आती है, और उसको लगता है 175 में, 175 में यही तो है कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। उसको लगता है कि भाई मैं 175 में क्या हूँ, एंटाइटल हूँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दे मस्ट, आप देखो ये रिपोर्ट करेगा, परमिशन नहीं चाहिए, ये जस्ट रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट, immediately send the report to magistrate and power to take cognizance of the offence based on the police report। मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले उसके पास में पता चल गया कि मुझे इन्वेस्टिगेट करना है, तो मजिस्ट्रेट के पास में जस्ट एक नॉर्मल पुलिस रिपोर्ट नहीं, नॉर्मल रिपोर्ट भेज देगा कि भाई मैं इसका इन्वेस्टिगेशन करूं। फिर क्या करेगा? केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो पर्सनली उस जगह पर जाएगा, या एक सबॉर्डिनेट ऑफिसर, ठीक है, सबॉर्डिनेट ऑफिसर को बोलेगा कि तू जाके इन्वेस्टिगेट कर, या तेरे को जैसे नेसेसरी एक्शन लेने हैं, डिस्कवरिंग या अरेस्टिंग द ऑफेंडर, वो तू कर ले, प्रोवाइडेड दैट क्या लिखा हुआ है? ये सब चीजें नई नई ऐड हुई है कि माइनर ऑफेंस विद नेम्ड अक्यूज्ड। बिल्कुल ध्यान से सुनो कि इफ द ऑफेंस इज नॉट सीरियस and the accused is specifically named in the information, the officer in charge need not personally investigate or assign a subordinate officer to investigate the spot। इवन दो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो मजिस्ट्रेट को आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। क्वेश्चन है कि कब मजिस्ट्रेट कब पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा? तो सिंपल सी बात है, सीरियस उसको लग रहा है कि चलो ठीक है हुआ भी है, तो सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं हुआ है, ज्यादा सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं हुआ है,
माइनर और अक्यूज का नाम पता है, अक्यूज का नाम स्पेसिफिकली मेंशन है, तो उसको जाने की जरूरत नहीं है। क्या जाने की जरूरत नहीं है, स्पॉट पे इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है, या सबऑर्डिनेट मतलब असाइन करने की जरूरत नहीं है। यदि ऑफिसर इंचार्ज ये कंक्लूड करता है कि इनसफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीड करने के, तो भी वह इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। आपसे पूछा गया किन दो परिस्थितियों में इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, तो जब उसको लगता है, पुलिस ऑफिसर को, ऑफिसर इंचार्ज को या पुलिस ऑफिसर को, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको ऐसा लगता है सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस। अभी ऑफेंस सिर्फ थोड़ी हुआ है, सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं है और अक्यूज का नाम लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन में। दूसरा दूसरा उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के ग्राउंड अभी इनसफिशिएंट है, तो भी वो क्या नहीं करेगा, केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट provided further that for the offences of rape, a special procedure are prescribed for recording the victim's statement to ensure sensitivity और comfort। ये सब हम कि कौन कहाँ पे विक्टिम के रेजिडेंस पे या प्लेस ऑफ हर चॉइस पे रिकॉर्ड होंगे, प्रेफरेबली बाय वुमन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, गार्जियन, नियर रिलेटिव और सोशल वर्कर की, लोकेलिटी के सोशल वर्कर के सामने क्या होंगे, रिकॉर्ड होंगे। स्टेटमेंट यदि एक बार रिकॉर्ड होंगे तो स्टेटमेंट किसके द्वारा, मोबाइल फोन के द्वारा, और ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब सब याद करवा दूंगी। क्या बात करी कि सबसे पहले हमने बात करी सेक्शन 173 में एफआईआर दर्ज हो रही है। फिर सेक्शन 175 में, 175 के 1 में लिखा हुआ है कि वो विदाउट वारंट क्या कर सकता है, विदाउट वारंट, विदाउट लाइक ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। दूसरा पैराग्राफ ये लिखा है, ऐसी सीरियस नेचर है तो एसपी डीएसपी को बोल सकता है कि भाई तू कर। और तीसरे में ये लिखा हुआ है कि कंप्लेंट पहुंच गई कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो मजिस्ट्रेट बोल सकता है कि इन्वेस्टिगेट करो। और 175 के 4 में सीधी बात बोल रखी है कि पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेंट पहुंची तो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकता है मजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर 175 के बाद 176 कैसे करोगे इन्वेस्टिगेशन, तो इन्होंने बोला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस जगह पे चले जाओगे या सबऑर्डिनेट को क्या कर दोगे, ऑथोराइज कर दोगे। लेकिन सबसे पहले इस चीज की इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को दोगे, जस्ट इंफॉर्मेशन, आपको ऐसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को दोगे कि भाई मैं इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ। अब पूछा गया कब इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, दो परिस्थिति है जहां इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी नहीं है। जब पुलिस वाले को लगता है, किसको लगता है, पुलिस वाले को, कि ऑफिस सीरियस नेचर का नहीं है, क्या नहीं है, ऑफिस सीरियस नेचर का नहीं है और अक्यूज का नाम लिखा हुआ है, तो नहीं करेगा इन्वेस्टिगेट। भाई क्या है, मतलब नहीं करेगा, छोटी मोटी प्रोसीजर देख लेगा, अभी इन्वेस्टिगेट हाल फिलहाल के लिए नहीं करेगा। दूसरा कि जब मजिस्ट्रेट, उसको ऐसा लगता है पुलिस ऑफिसर को कि सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास में सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो भी वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। और क्या क्या कर सकते हैं, यदि रेप केसेस हैं तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ना कुछ चीजें तो रिकॉर्ड होगी। तो रेप केसेस में विक्टिम की पर्सनल घर पे या पर्सनल जो उसके प्रेफरेंस की चॉइस है, मतलब वहां पे रिकॉर्ड होगी। वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी, उसके पेरेंट्स, गार्जियन या नियर रिलेटिव के सामने रिकॉर्ड होंगे, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी रिकॉर्ड होगी, मोबाइल फोन के थ्रू भी रिकॉर्ड हो सकती है। सेकेंड, इन केस अंडर क्लॉज ए एंड बी ऑफ फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 1। देखो अब भाई मजे आ रहे हैं क्या तेरे को, तूने तो बोल दिया कि मैं नहीं जा रहा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ऐਵੇਂ ही थोड़ी कि मैं नहीं जा रहा, माइनर ऑफेंसेस है मैं नहीं जा रहा, मेरे पास सफिशिएंट ग्राउंड है मैं नहीं जा रहा, तो भाई रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ऐसे ही तू मना नहीं कर सकता। तो ये लिखा है इन द केस ऑफ क्लॉज ए एंड बी ऑफ फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन, मतलब इसके ए और बी में द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड द रीजन फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द सबसेक्शन, कि भाई काहे को तूने कंप्लाई नहीं करा, तेरे पास तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तुझे तो करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, तूने कंप्लाई क्यों नहीं करा, तो रीजन लिख, रीजन रिकॉर्ड कर। ऐसे नहीं, देखो ऐसे तो मजे हो जाएंगे ना, वो बोल देगा कि सर मुझे तो ऐसा लगता था ये सीरियस नेचर का नहीं है तो मैं नहीं गया इन्वेस्टिगेट करने, रीजन रिकॉर्ड कर। और सीधी बात, आप मजिस्ट्रेट को डेली डायरी रिपोर्ट बनाओ और मजिस्ट्रेट को इसको इस चीज का इन्फॉर्म करो। और क्लॉज बी में देखो, ये क्लॉज ए और बी के बारे में, ए और बी में क्या, ए में क्या है, माइनर ऑफेंस है, सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं, और बी में सब इनसफिशियंट ग्राउंड है, इनसफिशियंट ग्राउंड है। तो देखो क्लॉज बी में, क्लॉज बी मतलब इनसफिशियंट ग्राउंड, ये वाला पहला पैराग्राफ दोनों के लिए है, ए और बी, और दूसरा वाले पैराग्राफ केवल बी के लिए है, जब उसको लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन करने की इनसफिशियंट ग्राउंड है। तो भाई इन्फॉर्मेंट को भी बता दे, इन्फॉर्मेंट को इमीडिएटली नोटिफाई कर कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूँ। तो इन द केस बी, यहाँ पे आपके पास में नोट्स आ गए होंगे, लिख दो इनसफिशियंट ग्राउंड के केस में, और यहाँ पे लिख दो माइनर ऑफेंस और इनसफिशिएंट ग्राउंड के केस में, दोनों में।
ठीक है, रीजन रिकॉर्ड कर और मजिस्ट्रेट को भेज, और इनसफिशिएंट ग्राउंड में इन्फॉर्मेंट को रिकॉर्ड कर, इन्फॉर्मेंट को इन्फॉर्म कर कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूं। अब तीसरा पॉइंट, on receiving information about an offence punishable with imprisonment of 7 years or more, the officer in charge of police station from such date as may be notified within a period of 5 years by the state government in this regard। अब ये एक नया प्रोविजन आया है, वह ऑफेंस जो 7 साल से ज्यादा के ऑफेंस है, मतलब अच्छा प्रोविजन आया है इन्वेस्टिगेशन का, ध्यान रखना। लेकिन अभी वही है कि स्टेट मतलब प्रोविजन आया लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कहेगी तब करना पड़ेगा। देखो, on receiving information about an offence punishable with imprisonment of 7 years or more, the officer in charge of police station shall from such date as may be notified। देखो अभी नोटिफाइड नहीं किया, मुझे नहीं पता स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई किया है नहीं किया, लेकिन यहाँ लिखा है कि जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे इस रिकॉर्ड के संबंध में, तो इनको फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी ले जाना पड़ेगा विजिट कराने, विजिट टू द क्राइम सीन टू कलेक्ट फॉरेंसिक एविडेंस। इसको वीडियो, ये तो हर जगह लिखना है आपको कि जहां भी पहुंचेंगे ना, चाहे सर्च करने पहुंचे, चाहे चीजें रिकॉर्ड करने पहुंचे, वो चीजें वीडियोग्राफ होगी। ठीक है, क्या होगी? वीडियोग्राफ होगी, मोबाइल फोन के थ्रू या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इफ फॉरेंसिक फैसिलिटीज आर अनअवेलेबल इन द स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट की फॉरेंसिक फैसिलिटी को बुलाएगा और अरेंजमेंट करवाए जाए। एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दो 176 के लिए, कुछ नहीं करा। देखो सिंपल स्टेप, 173 FIR, 174 को हमें सेट असाइड करके चलो क्योंकि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। 175 इन्वेस्टिगेशन की पावर की, 175 में सिंपल सिंपल बात कह रखी है कि भाई विदाउट वारंट, विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, लेकिन आप क्या करोगे? मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करोगे, ठीक है, और उस जगह पर जाओगे, या सबऑर्डिनेट को नहीं, इसमें तो इसमें वाले में कि आप क्या कर सकते हो, विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। यदि सीरियस नेचर का ऑफेंस है तो एसपी डीएसपी को बोल सकता है तू इन्वेस्टिगेट कर, हम नहीं करेंगे, ऑफिसर इंचार्ज से नहीं करवाएंगे। 175 का 3, 175 मजिस्ट्रेट बोल सकता है, 175 का 4 मैं मानती हूँ याद होगा पब्लिक सर्वेंट की बात। 176 176 में पावर क्या है, कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे? सबसे पहले मजिस्ट्रेट को बोलोगे कि हम जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने, इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो। फिर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि लाइक आप उस जगह पर जाओगे या सबऑर्डिनेट को बोलोगे। फिर नीचे एक पॉइंट लिखा है, सेक्शन नंबर याद नहीं, सबसे 2 लिखा हुआ है, मुझे याद है कि उसमें 2 है, या देख लेना 1 है, 1 का प्रोवाइजो है, उसका ए है, उसमें लिखा हुआ है कि कब इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले कि जब उसको लगता है सीरियस नेचर का ऑफेंस है, और सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं है, और बस सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं है, रखिए उसका नाम लिखा हुआ है। दूसरी परिस्थिति में कि जब उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। फिर इन्होंने लिखा कि भाई तुम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो वो तो ठीक है, रीजन रिकॉर्ड करोगे और जाके मजिस्ट्रेट को बोलोगे। और फिर लिखा हुआ है कि यदि आप दूसरी सिचुएशन, जब आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेशन के, तो आप इन्फॉर्मेंट को बताओगे कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। और एक नया प्रोविजो आया है कि जब 7 साल से ज्यादा के ऑफेंस है और लाइक मतलब जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को लेकर जाओगे, वीडियोग्राफ करोगे। और फॉरेंसिक, ये फालतू का है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट से बुला लेगा या उनके रहने बहने की फैसिलिटी उपलब्ध करवाएगा। 175 इज नॉट सो इम्पोर्टेंट सेक्शन, लेकिन ये हायरार्की की बात करता है। जैसे मान लो, समझना, मजिस्ट्रेट के सामने छोटा मोटा आदमी नहीं जाएगा रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। जो भी रिपोर्ट आई है ना ऊपर, भाई अभी बीच बीच में रिपोर्ट जा रही है ना मजिस्ट्रेट के पास में, जा रही है ना, एक बार हैंड रेज करो प्रिया, अनुभूति, भाई छोटी छोटी रिपोर्ट पहुंच रही है ना मजिस्ट्रेट के पास में, जैसे इन्वेस्टिगेट करने की रिपोर्ट पहुंच रही है या कुछ किसी भी चीज की रिपोर्ट पहुंच रही है, मजिस्ट्रेट के पास में छोटा आदमी नहीं जाएगा, बड़ा आदमी जाएगा। तो ये लिखा है एवरी रिपोर्ट सेंड टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 176 में पहुंच रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन must be submitted through a superior police officer if directed by the state government via general or special order। तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन सुपीरियर पुलिस ऑफिसर पहुंचाएगा। The superior officer may issue instruction to officer in charge of the police station as deemed fit, record these instruction, ये फालतू की बात है, रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, सुपीरियर ऑफिसर सबमिट करेगा। बिल्कुल स्टेज चल रहा है, चुपचाप सुनते जाओ। ये 173 है, ये 174 है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की पावर 175, 175 में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, 176 में कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगा, 177 रिपोर्ट हाउस सबमिटेड। तो 176 के साथ ही आप 170 लिख सकते हो, रिपोर्ट हाउस सबमिटेड अंडर सेक्शन 176।
अब क्या होगा 178। ये भी जनरल प्रोविजन। मजिस्ट्रेट के पास में इंफॉर्मेशन पहुंची है ना, मजिस्ट्रेट के पास में इंफॉर्मेशन पहुंची ना 176 में, 176 में मजिस्ट्रेट के पास में इंफॉर्मेशन पहुंची, तो जनरली देखो क्या लिखा हुआ है आपको, ये एक जनरल प्रोविजन है, जनरल प्रोविजन कि यहाँ पे एक बार फिर देखते हैं। हम्म, सुनो, देख मैंने क्या कहा, अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मजिस्ट्रेट कैसे डायरेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन। देखो 178 में, आप 176 में कितनी सारी रिपोर्ट्स पहुंच रही है, एक रिपोर्ट ये पहुंच रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एक रिपोर्ट ये पहुंच रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, याद है ना, नीचे ये भी तो लिखा था कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, पहुंच रही है ना सारी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास में। तो देखो 176 में रिपोर्ट पहुंची मजिस्ट्रेट के पास में, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मान लीजिए ये बोल रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, तो क्या कर सकता है, डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन, एक इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट कर सकता है। क्या बोल सकता है कि तुम क्या करो, इन्वेस्टिगेशन को होल्ड करो। देखो दोनों चीजें, दोनों चीजें, भाई मजिस्ट्रेट के पास में चीजें पहुंच रही है, तो मजिस्ट्रेट के पास में एक ये चीज पहुंच रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एक बार हैंड रेस करो, नीचे ये पहुंच रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट यदि कर रहे हैं तो मजिस्ट्रेट बोलेगा कि तुम एक बार होल्ड करो, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं। या मजिस्ट्रेट नीचे बोल रहा है कि तुम, वो बोल रहे हैं ना कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करें, तो मजिस्ट्रेट बोल सकते हैं तुम इन्वेस्टिगेशन करो, क्या करो, करो। या डेलीगेट, अब ये जो इंक्वायरी इंक्वायरी करने का काम है, मजिस्ट्रेट नीचे वाले अपने सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को बोल सकते हैं कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तू कर ले, बस सिंपल। तो 178 में दोनों चीजें, कि यदि एक रिपोर्ट पहुंचती है मजिस्ट्रेट के पास में, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकता है। मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, इमीडिएटली प्रोसीड टू होल्ड, मतलब इन्वेस्टिगेशन होल्ड करने के लिए बोल सकता है, और बोल सकता है हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं, और ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले करते हैं। ये सबको पता होगा, ये सब सिखा दिया मैंने। इंक्वायरी ट्रायल मजिस्ट्रेट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले करते हैं। तो वो बोल सकता है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से करवा सकते हैं। जल्दी से आ जाओ, क्या क्या पढ़ा हमने। 173 मानती हूँ, एफ आई 174 साइड में चल रहा है, 175, ठीक है 175 की, हाँ भाई इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं विदाउट वारंट वारंट। 176 क्या करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, पहले मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देगा और जाएगा, कब नहीं जाएगा लिखा है, फिर कब नहीं जाने के बाद में लिखा है रिपोर्ट पहुंचती है, यदि नहीं जाएगा मजिस्ट्रेट के पास में 176 में, और लाइक एक सीरियस नेचर के हैं तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा। 177 रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, नॉट सो इम्पोर्टेंट। 176 की रिपोर्ट कैसे जाएगी, सुपीरियर। और 176 की ही चीजें लिखी है 178 में, कि मजिस्ट्रेट के पास में यदि 176 में रिपोर्ट पहुंचती है तो मजिस्ट्रेट क्या बोलता है, डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, होल्ड द इन्वेस्टिगेशन, होल्ड द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ठीक है। मतलब वो बोल रहा है रुक जा भाई, मैं भी तो थोड़ा देख लूं इस केस को, इन्वेस्टिगेशन करने से, ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ये वो वाली इंक्वायरी नहीं है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इस चीज की है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, ऐसे चीजें, सिंपल सिंपल चीजें, माइंड में चीजें नहीं लगानी। वो इंक्वायरी अलग होती है जो चार्ज फ्रेम होने के बाद होती है, चार्ज फ्रेम होने से पहले होती है, वो अलग होती है। ये प्रिलिमिनरी, एक बार हैंड रेस करो, बिल्कुल स्टेप बाय सेक्शन भी नहीं भूलने हैं। 73 74 साइड में, 75 76, 76 तक इंपॉर्टेंट, 77 78 76 के साथ चल रहे हैं, कोई अलग से सेक्शन नहीं है, 76 के साथ चल रहे हैं, 77 78, ये भी ध्यान रखना है। 76 में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो रेप रेप की चीजें हैं, रेप वाली चीजें हैं, उसके घर पे वुमेन पुलिस ऑफिसर, और लाइक वीडियो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद उसके पेरेंट्स पेरेंट्स की नजर। अब 178 9, अब चलो भाई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन, तो बुलाएंगे भाई, बुलाएंगे ना, आओ आओ आओ, याद कराया था मैंने एक सेक्शन,
जल्दी से याद करवाया था एक सेक्शन 91, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 91 ही है क्या। ना और आ की, एक याद करवाया था ना, एक सेक्शन में याद करवा के आई थी 94। ना, 94 में। अरे याद है क्या, 94 में मैंने बोला था वहां पे अक्यूज को नहीं बुलाया जा सकता, और एक सेक्शन मैंने बोला था वहां पे बुलाया जा सकता है। तो 179 में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अक्यूज को बुलाया जा सकता है। और 94 आ जाओ, 94 लिखवाया होगा मैंने आपको। 94 क्या था, सर्च हुआ ना। सिखाया ना आपको, समन टू प्रोड्यूस, कि भाई डॉक्यूमेंट लाके दे दे, याद कर, याद है सबको कि डॉक्यूमेंट ला कर दे दो 94 में। लेकिन यहाँ पे अक्यूज पर अप्लाई नहीं होता है, मैंने सिखा दिया था ये ना। वापस ध्यान रखो, अक्यूज को नहीं बोल सकते डॉक्यूमेंट लेकर आओ, लेकिन 179 में बुला सकते हैं अक्यूज को। अब देखो व्हाट इज 179, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो विटनेस भी तो चाहिए होंगे, विटनेस भी तो, अक्यूज भी तो खुद अपने आप में एक विटनेस हो सकता है, तो यहाँ बुलाया जा सकता है। एक बार हैंड रेज करो। 94 में डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट लाने के लिए अक्यूज को नहीं बुला सकता, बोला जा सकता, लेकिन यहाँ पे अक्यूज को बुलाया जा सकता है। प्रिया, समझ में आया? लेकिन देखो आप दोनों ने क्लास, जानवी बरानी आपने क्लास नहीं ली होगी, बाकी तो मैं मानती हूँ कि जो बच्चों ने स्टार्टिंग से क्लास ली वो उनको पता हो। 94 में नहीं बुलाया जा सकता, यहाँ पे बुलाया जा सकता है बस। अब हो क्या रहा है 179 में, आ जाओ। 179 इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आप पुलिस ऑफिसर कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन, अभी तक देखो क्या पढ़ रहे हैं अपन, पुलिस ऑफिसर शब्द पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में अपन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पढ़ने चल जाएंगे, ये भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। तो आप पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ओ स्वाति कुछ क्वेश्चन है। आप पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस चैप्टर में, वो रिटर्न ऑर्डर देगा कि भाई आओ, आओ हमारे यहाँ पे आओ। फिटनेस है ना, इन्वेस्टिगेशन में कैसे पता चलेगा, अब तो खुद तो जा रहा है और फिर बुलाएगा भी। फिर पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस चैप्टर के अंदर मे इशू रिटर्न ऑर्डर रिक्वायरिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, विद इन द लिमिट्स किनको बुलाएगा, उन सभी व्यक्तियों को बुलाएगा हु आर एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, द पर्सन मस्ट कंप्लाई एंड अटेंड। सिंपल सा सेक्शन है, लोगों को बहुत डर लगता है, कुछ भी नहीं है। 179 में उस व्यक्ति, उनको बुलाया जा रहा है कि भाई हमारे यहाँ पे आओ, और जो किन किन को बुलाया जा रहा है, वो आर अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स, उन व्यक्तियों को जो अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स, उन व्यक्तियों को बुलाया जा रहा है जो अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स है, कि भाई आओ बताओ क्या क्या हुई, क्या बात हुई। तो यहाँ 179 में विटनेसेस को बुलाया, अब किसको नहीं बुलाया जाएगा, सब चीजें चेंज हो गई है, पहले 65 साल थी अब 60 साल हो गई। प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी प्लेस अदर देन देयर रेजिडेंस। एक मेल जो 15 साल से छोटा है, एक व्यक्ति जो 60 साल से बड़ा है। मान लो किसी के पिताजी अपने 60 साल से बड़े हैं, तो पुलिस वाला बुलाए तो बोले भाई घर आ जा, हमने लॉ पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने, लॉ पढ़ा है। 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को आप पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकते हो, नहीं बुला सकते हो। तो एक व्यक्ति जो 15 साल से छोटा है और 60 साल से बड़ा है, आप नहीं बुला सकते हो एज ए विटनेस। एक वुमन को नहीं बुला सकते हो, और एक ऐसा व्यक्ति जो मेंटली फिजिकली डिसेबल है, आप उसको नहीं बुला सकते हो, आपको उनके घर जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घर जाना। और पर्सन विद अक्यूट इलनेस, अक्यूट इलनेस एक बार देख भी लेती हूँ, मैंने पढ़ा था पहले लेकिन अब मैं फिर भूल गई अक्यूट इलनेस क्या होती है। किसी को आइडिया है क्या, बताओ, किसी को आइडिया है अक्यूट इलनेस? पढ़ लेते हैं ना, नया प्रोविजन आया है तो। सडन सडन इलनेस, हिंदी में पढ़ लेते हैं तो उतना दिमाग में। गंभीर बीमारी, तीव्र बीमारी, अचानक तेजी से शुरू होने वाली, कुछ समय के रहने। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, किन किन को नहीं बुलाया जाएगा, 15 साल से छोटा, 60 साल से बड़ा, पहले 65 था अब ये 60 कर दिया है, कितना था पहले 65 था, अभी 60 कर दिया, इनको नहीं बुलाया जाएगा। वुमन को नहीं बुलाया जाएगा, मेंटली फिजिकली डिसेबल आदमी को नहीं बुलाया जाएगा, और एक व्यक्ति है अक्यूट इलनेस, इनको नहीं बुलाया जाएगा। क्या करेगा, नहीं बुलाया जाएगा। तो अब चुपचाप, यदि अब मैं, मेरी इच्छा है, ध्यान से सुनना, वो 15 साल से छोटे व्यक्ति की इच्छा है या 65 साल से बड़े व्यक्ति की इच्छा है, तू घर में मत आ, चाय पानी पिलाना पड़ेगा, हम तेरे पुलिस स्टेशन पहुंचना। तो ये बोला कि यदि व्यक्ति इच्छुक है
यदि व्यक्ति इच्छुक है तो वो परमिट है कि भाई आओ और बताओ। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि ये विटनेसेस है उनको रीजनेबल एक्सपेंसेस देने के लिए क्या बना सकती है, रूल बना सकती है। सिंपल सा प्रोविजन था, एक बार एंट्रेस कर दो 179, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो विटनेस भी तो चाहिए। हु आर एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स, पूछते ना कि आपको कल पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा, तो बुलाया जाएगा तो बुला लियो, आ जाओ भाई बधार जाओ। अब जल्दी से पढ़ लो हमने क्या क्या पढ़ा। 173 में सारी चीजें पढ़ी, ऑफिसर इंचार्ज ओरल रिटर्न साइन करा जाएगा और पढ़ के सुनाया जाएगा इन्फॉर्मेंट को। ठीक है, और नहीं सुन रहा एसपी को पोस्ट से जाएगा, ये 173 में पढ़ा है। जीरो एफआईआर भी पढ़ा है। 174 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट, किताब में लिख लेगा फिर मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। ठीक है, विदाउट वारंट, विदाउट सब चीज सारे अधिकार है इन्वेस्टिगेशन के, लेकिन विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता। एक कॉग्निजेबल है, 10 100 नॉन कॉग्निजेबल है तो भी उसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। 175 इन्वेस्टिगेशन कर लेगा, पुलिस वाला मजिस्ट्रेट बोल सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पुलिस वाले ने यदि कंप्लेंट, पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेंट लगी है तो भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल सकता है, सिंपल। 176 क्या करेगा, रिपोर्ट भेजेगा, वहां जाएगा या सबऑर्डिनेट को बोल देगा। ठीक है, और कब नहीं जाएगा, जब सीरियस नेचर का नहीं है या उसको सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। यदि सीरियस नेचर और सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो रीजन रिकॉर्ड करेगा, मजिस्ट्रेट को बोलेगा कि नहीं कर रहा। और यदि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इन्फॉर्मेंट को बोलेगा। फॉरेंसिक लिबर्टी इस एक्सपर्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है। 177 रिपोर्ट हाउस सबमिटेड 176 की। और 178 में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, या तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन वो कर सकता है। 179 रिक्वायर अटेंडेंस रिक्वायर ऑफ विटनेस। ठीक है, तो बुला लेगा जाके, आओ हु आर एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स, उनको एडजॉइनिंग स्टेशन बुला लेगा। लेकिन किनको नहीं बुला सकता, 15 साल से छोटा, 60 साल से बड़ा, वुमेन, मेंटली फिजिकली डिसेबल और अक्यूट इलनेस। लेकिन ये लोग इच्छुक है कि खुदा कर बोल सकता है तो हम सुन लेंगे, आ जाओ भाई पधार जाओ। लेकिन इनको इंसिस्ट नहीं करेंगे, घर पे इनके घर पे जाकर ही आपको इनके एविडेंस विटनेस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। मानती हूँ एक बार हैंड रेस कर दो, कठिन नहीं लग रहा होगा अभी तक, पूरे एमसीक्यू। और ध्यान से सुनो, एमसीक्यू की बुक होनी चाहिए, यदि बुक नहीं है तो बहुत बड़े लापरवाह आदमी हो, नहीं समझ में आएगा। इसके बाद में इस चैप्टर के 1000 एमसीक्यू बन सकते हैं, 1000 2000 एमसीक्यू बन सकते हैं। और हर एमसीक्यू आप लोगों को करना है, मैं भी मतलब मैं भी इंक्लूडेड हूँ इसके अंदर, आप अकेले इंक्लूडेड नहीं हो। मुझे भी, मैं बैठे बैठे यही काम करते हैं हम, मतलब अब तो छोड़ दिया मैंने, अब मैं थोड़ा कम पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ, मैं सही बता दूं। वही चीजें है कि ठीक है यार इतना पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं 5 चैप्टर करती हूँ, ये 5 चैप्टर के बराबर ये इकलौता चैप्टर है। 5 चैप्टर करती हूँ फिर उनके एमसीक्यू करती हूँ, चाहे मेरे माइंड में रिफ्रेश रिफ्रेश हो चैप्टर, लेकिन मेरे मन से ये बोझ तो उतर जाएगा कि मैंने एमसीक्यू कर लिए। परीक्षा मंथन की बुक है, कितनी बार तो बोल दी, अभी तक आपने बुक ही नहीं मंगवाई जानवी। एमसीक्यू की बुक मंगवा लेना, परीक्षा बंधन सिंगल जैसे भी सही लगे, कोई सी भी बुक मंगवाओ एमसीक्यू की। बीएनएसएस विदाउट एमसीक्यू मत करो, मत करो, बिल्कुल मत करो। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें, किस केस में अभी बोला ना अपने, एसपी डीएसपी को बोल सकता है कि केवल तू इन्वेस्टिगेट कर, तो ये छोटी छोटी चीजों के क्वेश्चन बनते हैं, छोटी छोटी चीजों के क्वेश्चन बनते हैं। विदाउट एमसीक्यू की बुक के ये चैप्टर पढ़ना भी निरर्थक होता है ना, एक सार्थक चीजें होती है, एक निरर्थक चीजें होती है, तो ये निरर्थक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, चैप्टर को पढ़ के एमसीक्यू करो, और बहुत चुटकियों में एमसीक्यू होंगे, ऐसा नहीं है। यदि आप पढ़ लोगे ना तो बहुत चुटकियों में ऐसे ऐसे मैं 100% यदि क्लास में बिल्कुल सतर्क हो ना, तो 100 में से 95 5 एक दो केस लॉ से रिलेटेड जो मैं बोल, वो मुझे नहीं, मुझे खुद को ही नहीं आते। मैं यदि 100 में से 95 करूंगी तो 5 में छोड़ दूंगी। जो केस लॉ से रिलेटेड है, केस में वही पढ़ती हूँ एग्जाम में जो लेटेस्ट आते हैं। ठीक है, प्री में पता है कौन से, मैं बताती हूँ प्री की सिचुएशन, जो अभी करंट का प्री हुआ था। केस लॉ जो लैंडमार्क है वो तो देखो बार बार पढ़ते पढ़ते, पहले पहले के जमाने में मुझे बस केस लॉ से ही डर लगता था, क्योंकि बेरेक तो हमने समझ लिए, कई बार पढ़ लिए, केस लॉ से डर लगता था। लेकिन धीरे 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 जैसे केस लॉ है, के एम नानावटी का केस हुआ, बीएनएसएस में भी कितने केस, डी के वासु का केस हुआ, तो ये हमने याद थोड़ी करे, ये बार बार स्क्रीन पे दिखते हैं तो ऑटोमेटिकली याद होते हैं। तो केस लॉ से भी डरने की जरूरत नहीं। अभी प्री के एग्जाम में बता रही हूँ कैसे करा। प्री के एग्जाम में एक मतलब जैसे केडी सर है, आप लोग जानते होंगे, जेके एलिस सर है। ठीक है, तो ये लोग क्या निकालते हैं, ये केस लॉ की लेटेस्ट केस लॉस कौन कौन से आए, लेटेस्ट जजमेंट कौन से आए, तो केवल वो पढ़ के गए हम लोग। और उसमें से 4 जजमेंट, 4 आए थे प्री में, पूछे गए थे 4 जजमेंट, और चारों जजमेंट इनके वीडियोस में से ही आए थे, तो बस इतना है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, इससे अच्छा दिमाग आप डायरेक्ट पढ़ो, एमसीक्यू लगाओ, और हिंदी इंग्लिश की ग्रामर पे ध्यान दो, बस बहुत इजी है। और यदि प्री भी नहीं क्लियर कर पा रहे हो ना, तो आपने कुछ नहीं किया है जिंदगी में। यदि आप प्री में फेल हो जाओ,
प्री में फेल हो जाओ तो आप ये समझना कि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। होते हैं बच्चे फेल, मैं ये नहीं होती, लेकिन आपको फेल नहीं होना है। आपने पूरी तरीके से पढ़ाई करी है, आपको प्री में फेल नहीं होना है, क्योंकि प्री में फेल हुआ तो इतने साल दिए किस चीज को है, इसी चीज को तो दे रहे हो आप। आपको प्री लगाना नहीं आ रहा तो इंटरव्यू तो काम हो चुके, इंटरव्यू में झंझरा जाता है इंसान। इंटरव्यू का जब रिजल्ट आता है ना, ऐसे कि अब आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है, अब दो दो बार आ चुका, मैं तो यूज टू हो चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है क्या यार ये। लेकिन जब इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है तो जो खुशी मिलती है, तो वही प्री क्लियर नहीं करोगे तो इंटरव्यू तक काम पहुंचोगे। और ये लोगों के मन में देखो, अच्छी बात है, मेरी बात सुनो, ये अच्छी बात है, और मैं हर बार बोलती हूँ कि प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। लेकिन खुद सोचो, अभी बच्चे हैं, किसी का ऐसे गलत नहीं बोल रही, बच्चे हैं, प्री की तैयारी कर रहे हैं और मेंस की ऐसे सौ सौ क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक, यदि एक सेक्शन है तो उसके दो मेंस के क्वेश्चन लिख दो। एक ही सेक्शन के चार तुम है ना 50 मेंस के आंसर लिख रहे हो, कोई सेंस है क्या उस चीज का? घुमा फिरा के सेक्शन सेक्शन में से तो आएगा, आड़ा वाका तो आएगा नहीं। तो भाई आप मेंस की तैयारी करने लग जाओगे, और मेंस की तैयारी करने में आप प्री की तैयारी में ही छूट गए, ठीक है, आपने सारे बेरक नहीं पढ़े, तो क्या करोगे? इस स्टेज पे पहुंच ही नहीं पाओगे ना। तो पूरे बेरक तो पहले याद होने चाहिए आपको, रटे हुए होने चाहिए, तब तो प्री क्लियर होएगा। ठीक है, मेंस तक तो बाद की बात है, मेंस तक पहुंचना। ठीक है, तो प्री इक्वल इक्वल तैयारी करो, ऐसा नहीं है कि प्री और मेंस, कि मेंस की तैयारी करने में लगे हो, मेंस में कैसे लिखना होता है, एक हवा है, कुछ नहीं है मेंस। यदि आपका प्री अच्छे तरीके से क्लियर है ना, तो मेंस कुछ नहीं है, मेंस जज वो है, जजमेंट याद करना, लैंडमार्क जजमेंट हो गए, इन सब चीजों को ध्यान रखना, कंक्लूजन लिखना, कुछ ही नहीं है मेंस में। क्या लिखना होता है? प्रोविजन, क्वेश्चन और कंक्लूजन। लेकिन आपको प्रोविजन ही याद नहीं है तो स्टार्ट कैसे करोगे? तो ये माइंड में मत रखो कि हम मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं। भाई यदि मेंस की तैयारी करनी है तो हिंदी ऐसे जजमेंट, हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, जजमेंट राइटिंग, ये होती है मेंस की तैयारी। ये नहीं होती कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख रहे हो, क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हो, ये कुछ भी नहीं है, ये सब मन के भ्रम है, ये लोग बाग कुछ ही नहीं है, फीस ले लेके ये भ्रम डालते रहते हैं। आपको मेंस लिखना आने से पहले प्री की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, पूरे बेरक टिप्स पे रटे हुए होने चाहिए, तो फिर आप मेंस लिखने के लिए लायक हो। और यदि आपको मेंस की तैयारी करनी है तो तीन चीजों के अलावा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जजमेंट राइटिंग, ठीक है, हिंदी ऐसे और इंग्लिश ऐसे। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, चाहे कोई कितना ही ज्ञान दे, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये लोग जो किताबों के पीछे भगते रहते हैं, ये बुक वो बुक ये बुक, भाई मत भागो इनके पीछे, भागोगे पागल हो जाओगे, ना प्री क्लियर कर पाओगे, मेंस तो दूर की बात है। प्री में लिस्ट में रोल नंबर ही नहीं आया, प्री के रिजल्ट में, तो क्या मेंस की तैयारी? कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो अच्छी, सबसे अच्छी बात। और यदि क्लास में जितने बच्चे, एमसीक्यू की बुक खरीद लो, नहीं खरीदोगे तो कुछ नहीं है। एमसीक्यू कैसे आते हैं? मैं मानती हूँ दिया होगा बच्चों ने प्री का पेपर, एमसीक्यू ऐसे आते हैं, ये भी ऐसा सेम लग रहा है, ये भी सेम लग रहा है, ये भी सेम लग रहा है, ये भी सेम लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब बच्चे खुश हो जाते हैं, हमें सारा पड़ा हुआ है, ऐसे आएंगे, ये भी सिमिलर, ये भी सिमिलर, ये भी सिमिलर, तो बच्चे उसी में घूमते रहेंगे, क्या था इसका आंसर, क्या था इसका आंसर। और जब तक आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ये चीजें नहीं कर सकते। अब आ जाओ, हाँ, अब आ गया व्यक्ति, आके बैठा ना, 179 में बुलाया ना व्यक्ति को, आके एग्जामिनेशन दे, आके क्या हो रहा है, विटनेस आ गया, तो विटनेस का क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, कुछ खराब नहीं चल रहा। आके बैठ गया सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने। वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? अब वहां, अब देखो स्टार्ट हो गया, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर, या जो पुलिस ऑफिसर है वो एग्जामिन करेगा ओरली, क्या करेगा, एग्जामिन करेगा ओरली उस व्यक्ति को जो वह ऐसा समझता है कि एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है। इसमें कोई भी ओथ और अफर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आपसे ओथ अफर्मेशन नहीं ले, सीधी बात आपसे बोलेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, आपको आंसर देना, ओरली एग्जामिन कर लेगा, आप इस पे ओथ और अफर्मेशन नहीं ले सकते हो। ठीक है, आप, लेकिन जो है व्यक्ति जो आंसर दे रहा है, ही इज बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस, ही इज बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चन। यदि किसी कोई चीज पूछ जा रही है, आप जिम्मेदार हो कि आप सच आंसर दोगे। यदि आप रिफ्यूज कर देते हो तो आप, ये सब पता है आपको, ओएएस, ठीक है, ये सेक्शन 213 है, ये सेक्शन 214 है, ये सेक्शन 215 है बीएनएसएस का, बीएनएस का, यदि किसी ने मेरे से बीएनएस पढ़ा होगा तो मैंने सब याद करवाया होगा। ओथ देने से मना कर रहे हो 214, 213, आंसर देने से मना कर रहे हो 214, और लाइक लाइक आप साइन करने से मना कर रहे हो
साइन करने से मना करो तो 215 सेक्शन का चार्ज लगता है बीएनएस का, 213, 14, 15। तो यहाँ पे क्या करने से मना कर दिया उसने, आंसर देने से रिफ्यूज कर दिया, तो लो भाई 214 बीएनएस का चार्ज लग जाता है। लेकिन तीन चीजों में वो मना कर सकता है यदि उसको लग, बट ही may refuse to answer question put by police officer if such answer would have a tendency, जो उसको क्रिमिनल चार्ज में एक्सपोज कर देगा, जो उसके ऊपर पेनल्टी लगा देगा, और जो उसको फोरफिचर में क्या कर देगा। भाई विटनेस बन के ही तो आ रहा है, समझना। केस चल रहा है मेरे अनुभूति के बीच में और प्रिया इसकी विटनेस है, तो प्रिया ऐसी चीजों के आंसर क्यों देगी जो उसको लाइक क्रिमिनल चार्ज में फंसा दे, जो उसको पेनल्टी लगा दे, जो उस पर फोरफिचर लगा दे। भाई वो तो विटनेस बन के आ रही है ना, केस तो पारुल अनुभूति का है। तो इस क्वेश्चन के आंसर देने से वो रिफ्यूज कर सकती है, चुप रह सकती है। अब देखो थोड़ा सा याद कर लो अब इसको, नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी। ये ये होता है, देखो समझो मेरी बात सुनो। जब हम आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का क्लॉज 3 पढ़ते हैं, यहाँ पे अक्यूज को बुलाया जा सकता है ना, जल्दी से एक बार हैंड रेज करो। याद करवा दिया ना 179 में अक्यूज को बुलाया जाता है, सब याद करो। बुलाया जा सकता है अक्यूज को, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब अपन बोल रहे हैं कि अपन ने जब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पढ़ा, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में क्या लिखा है, एक पर्सन जो अक्यूज है उसको आप कंपेल नहीं कर सकते टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। सबको कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 क्लॉज 3 आता है या नहीं आता है? आता है अनुभूति, जानवी? नहीं आता तो सुन लो, सुनो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कि अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कि एक व्यक्ति जो अक्यूज्ड है, एक व्यक्ति जो अक्यूज्ड है, उसको अपने खिलाफ विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। लेकिन तुम बुला तो रहे हो, यहाँ पे बुला तो रहे हो। तो ये भी है, नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी के केस में कहा था, ये जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का जो प्रोटेक्शन है वो इन्वेस्टिगेशन से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ है, आ जाओ देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, अपन दिमाग में लगाते ज्यादा। Person has a right to protection under section 161(2) of CRPC and 182 BNS against question, the answer of which would have a tendency of criminal charge against 182 and 20 clause 3 immune the witness from being forced to answer incriminatory statement in the investigation. नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी, 20 clause 3 किसके बारे में बोल रहा है? अक्यूज्ड, अक्यूज के बारे में बोल रहा है। तो नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी ने जो आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है वो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। हैंड रेस करो, यहाँ पे आप लिख दो अक्यूज के लिए बोल रहा है। अक्यूज विटनेस बन के आए ना, तो अक्यूज्ड को कंपेल नहीं किया जाएगा अपने खिलाफ विटनेस बनने के लिए। वापस ध्यान से सुनो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 बोलता है नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to be witness against himself। लेकिन आप तुम्हें यहाँ पे बुला रहे हो तो उसको कंपेल नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से बोल रहा है, चुपचाप प्यार से इज्जत से सुनते रहो, सुनते रहो। आप उसको अपने खुद के खिलाफ विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात वापिस हैंड रेज कर दो, मैं वापिस बोल रहा हूँ, जिस जिसका नाम बोलूं, अनुभूति, जानवी, ठीक है, जितने जो बच्चे मेरे को लग रहे हैं, जो नए नए बच्चे, बाकी मैं पुरान मतलब जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सानिया, स्वाति, बनानी, सबको समझ में आ गया ना? मैं वापस बोल देती हूँ एक बार, देखो जो चीज इंपॉर्टेंट है मेरे को 10 बार बोलने में परेशानी नहीं है। एक व्यक्ति, आपने बोला कि अक्यूज को बुलाया जा सकता है, बुलाए रहे ना, और ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर का नाम ही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड है, आपने आर्टिकल भाई कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा। अभी तो आप बोल रहे हो रिफ्यूज नहीं कर सकता, 180 में भी तो बोला है कि आप किसी का आंसर देने से रिफ्यूज नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से भी तो वो कर रहा है, ले भाई कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। एक व्यक्ति जो एक ऑफेंस का अक्यूज्ड है, विटनेस इज अ डिफरेंट थिंग, अक्यूज इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप अक्यूज को भी यहाँ पे एज अ विटनेस बुला रहे हो। अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, शैल नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। नंदी सतपथी वर्सेस पीएल दानी 1978 का केस है, ये बोला कि ये जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का जो प्रोटेक्शन है वो इन्वेस्टिगेशन के स्तर से स्टार्ट हो जाता है। तो यही लिखा है इम्यून करता है, मतलब इस व्यक्ति को जो विटनेस है, लाइक अक्यूज विटनेस बन के है, उसको यहाँ पे इम्यून है, मतलब इम्यूनिटी है कि फ्रॉम बीइंग फोर्स टू आंसर इनक्रिमिनेटरी क्वेश्चन एट द इन्वेस्टिगेशन, चुप रह सकता है। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं आप ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक से क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो, अक्यूरेट सेपरेट रिकॉर्ड बनाओ। वुमेन वुमेन के आप क्या कर रहे हो, वुमेन वुमेन को रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, तो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी, कुछ नहीं है, आ जाओ। अब इसकी एविडेंशियरी वैल्यू,
भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 161 के बयान सुने क्या कभी? जो अपन पढ़ के आए हैं वो 161 के बयान है। एक बार हैंड रेस करो, सुने क्या? 161 के बयान, 161 के बयान, 161 के बयान सबने सुने होंगे। तो ये जो पुराने बयान थे वो 161 के बयान थे, जो 180 में बदल चुके हैं। किसमें बदल चुके हैं? 180 में बदल चुके हैं। 180, 181। अब आ जाओ वापिस याद करते हैं। 173 से चीजें चालू हुई है। FIR 174 यहाँ पे आएगा। 175 इन्वेस्टिगेट करेगा। 176 कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा, क्या करेगा? 177, 78 इसके साथ ही चल रहा है। 177 कौन रिपोर्ट देगा? 178, 178, 176 की जो चीजें हैं, पुलिस मजिस्ट्रेट क्या करेगा? इंक्वायरी होल्ड कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। 179 ला भाई, विटनेस हु आर एक्वेंटेड विद द फैक्ट, आ जाओ, पधार जाओ पुलिस स्टेशन। फिर किनको नहीं बुलाया जाएगा? 15, 60 वुमेन, डिसेबल वन पर्सन और अक्यूट इलनेस वाले व्यक्ति को नहीं बुलाया जाएगा। 180 रिकॉर्ड करेगा क्या? 180 में ओरली रिकॉर्ड कर लेंगे, ओरली एग्जामिन कर लेंगे, ओथ इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे भाई। एविडेंशियल वैल्यू तो क्या होगी? ओथ अफर्मेशन नहीं लिया, लिखा है ना नोट, नो ओथ अफर्मेशन, नो ओथ अफर्मेशन लिखा हुआ है, क्या होगा? अब अपन पढ़ेंगे 181 आपके मेंस का। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जितना इच्छा हो वैसे नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। 181 व्हाट इज द एविडेंशियल वैल्यू? ले भाई रिकॉर्ड करे ना 180 में, इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है? आ जाइए, क्या है इसकी एविडेंशियल वैल्यू? What is the evidentiary value of a statement recorded under Section 180 of BNS? Statement to police and use thereof. इस सेक्शन का नाम है पुलिस को जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं and use thereof. A statement made to police officer during investigation, if reduced in writing, shall not be signed by the person making them. देखो अभी इससे ऊपर भी अपन क्या पढ़ के आए थे? नो ओथ अफर्मेशन। तो आप यदि आपके पास में नोट्स हो तो लिख 180 नो ओथ अफर्मेशन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ साइनिंग। यदि राइटिंग में लिख भी लिए गए हैं, साइनिंग करने के लिए आप नहीं बोलोगे, ठीक है? सच स्टेटमेंट एंड देयर रिकॉर्ड्स वेदर इन पुलिस डायरी और अदरवाइज। 161 के बयान पुलिस डायरी में लिखे जाते हैं, बाद में अक्यूज को दिए जाते हैं, मतलब दिखाए जाते हैं, ऐसे नहीं दिए नहीं जाते, वो बात की बात है, छोड़ो। 161 के बयान पुलिस डायरी में लिखे गए हो या नहीं लिखे गए हो, shall not be used for any purpose in the inquiry or trial offense being investigated except as provided hereinafter। देखो सुनो, जो 179 के बयान थे, 179 में आए थे, 180 में बयान चल रहे हैं, बयान चल रहे हैं ना, रिकॉर्ड कर रहा है, ओरली एग्जामिन कर रहा है। सबसे पहली बात, ओथ और एग्जामिनेशन नहीं होता। दूसरी बात, साइनिंग नहीं होती है, नहीं होती ना साइनिंग, ठीक है? FIR के टाइम पे साइनिंग थी, इसकी साइनिंग नहीं है। यदि कोई ना आके बोल दिया तो बोले ला, पुलिस वाला बोलता ला साइन कर, मुंह बंद कि भाई जाके पढ़ ले सेक्शन 180 पर, 181 पर साइन वाइन नहीं होता। तो भाई ना ओथ पे लिया, ना आंसर पे, ना तुमने ओथ पे लिया, ठीक है, ना तुमने लाइक साइन करे, क्या वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ भी एविडेंशियल वैल्यू नहीं है। देखो, शेल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, शेल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस इन एन इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ द ऑफेंस बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एक्सेप्ट एज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड। एक बार हैंड रेस कर दो। कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ना ओथ पे होते हैं ना साइन होते हैं, सबको याद रखो। अब इसका क्वेश्चन बनता है क्या वैल्यू है, अब आएगी वैल्यू। अब देखो, प्रोवाइडेड, provided provided that when a witness for the prosecution whose statement has been reduced to writing in is called in an inquiry or trial, the accused may use any part of the statement if duly proved to contradict the witness। समझ, मेरी बात सुनो, खुद ध्यान से सुनो। यहाँ पे आया मोहन विटनेस बनके, मोहन विटनेस बनके कुछ बोल के गया पुलिस वाले, ठीक है, ना ओथ ली, ना लाइक अफर्मेशन ली, ना साइन, लेकिन ये चीजें ना प्रूव हो चुकी है। जो विटनेस ने बोला पुलिस वाले ने प्रूफ कर दिया, पता चल गया कि ये चीजें प्रूफ हो गई, या कहीं भी कोर्ट में भी प्रूफ हो गई। अब मान लीजिए कि विटनेस जब कोर्ट में पहुंचा, अभी पुलिस वाली चीजें चल रही है, विटनेस जब कोर्ट में पहुंचा, जैसे ये बोल रहा था, समझना, ये बोलता है विटनेस कि मैंने मोहन को मारते हुए देखा, मैंने मोहन को मारते हुए देखा, सुबह के 5 बज रहे, कितने बज रहे थे? सुबह के 5 बज रहे थे। कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ, चीजें प्रूफ हो गई। अब पहुंच रहा है कोर्ट में, वो बोल रहा है कि सर मैंने मोहन को जब मारते हुए देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। तो भाई अक्यूज नहीं आएगा क्या? बोलने नहीं आएगा कि सर 161 180 के बयान में तो इसने बोला था कि सुबह के 5 बज रहे थे, लेकिन मैंने क्या बोला, जब ये ड्यूली प्रूव हो जाए,
जब ये ड्यूली प्रूव हो जाए, मतलब चीजें प्रूव हो चुकी कि सुबह के 5 ही बज रहे थे, अब वो विटनेस जाके बोल रहा है कि सुबह के 6 बज रहे थे, तो क्या कर सकता है, अक्यूज विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए इन स्टेटमेंट का यूज कर सकता है। एक बार हैंड रेज करो, पढ़ो। द अक्यूज्ड में देखो यहाँ पे क्या है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन अ विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन, कौन है विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन, कि भाई कोई होगा विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन, मान ली मोहन बोल रहा है, मोहन या सोहन बोल रहा है कि मैंने सोहन आया प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन जिसने ऑफेंस लाइक चार्ज लगाया है, सोहन आया बोलता है, उसका विटनेस आकर बोल रहा है कि मैंने मोहन को सुबह 5 बजे मारते हुए देखा। चलो भाई चीजें प्रूफ भी हो गई, ड्यूली प्रूफ 5 बजे मारते। अब ये मुंह चला रहा है कोर्ट में कि सर मैंने तो मोहन को सुबह 6 बजे मारते हुए देखा, तो अक्यूज आके नहीं बोलेगा कि सर इसने 161 के बयान में, 180 के बयान में क्या बोला था, 161 सीआरपीसी के बयान, 180 बीएनएस, कि सर इसने तो देखो लिखा है, ये लो मतलब यूज नहीं आता, चलो छोड़ो, इससे ये बोलेगा कि सर इसने तो 180 के बयान में क्या बोला था कि मैंने सुबह 5 बजे देखा। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, द अक्यूज्ड use any part of the statement if duly proved to contradict the witness, to contradict the witness. दूसरा, the prosecution with the court permission may also use the statement to contradict the witness. ये कब बोल रहा, अब ये किस चीज में स्थित में आई भाई, अपने विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट कब करते हैं, कोई है क्लास में जो बता सकता है, एक व्यक्ति अपने विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट, निकिता मत बोलो, एक व्यक्ति अपने विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट कब करता है मैम, जब वो हॉस्टाइल हो जाता है। सब हैंड रेज कर दो, सब मेरी बात ध्यान से सुनो, सब हैंड रेज करो। हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है, ये राम है, राम ने मोहन को बुलाया उसके फेवर में बोलने के लिए, उसके फेवर में बोलने के लिए बुलाया, और राम मोहन इसी के अगेंस्ट बोलना चालू कर देता है, इसी के अगेंस्ट बोलना चालू कर देता है, तो ये जो राम है ये मोहन को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लगा सकते हो इन केस ऑफ हॉस्टाइल विटनेस। तो अब भाई ये हॉस्टाइल हो गया, मतलब पहले तो मोहन इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे तो राम मोहन के फेवर में बोल रहा था, जब कोर्ट में चीजें चल रही है तो इसने अगेंस्ट बोलना चालू कर दिया, तो क्या बोलेगा कि भाई सर ये देखो इन्वेस्टिगेशन, इस विटनेस ने तो मेरे लिए मेरे फेवर में विटनेस दिए। तो दूसरा पॉइंट द प्रोसिक्यूशन मतलब राम या मोहन, मोहन विद द कोर्ट परमिशन, और हमेशा हॉस्टाइल विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है कोर्ट की परमिशन से, बिना कोर्ट की परमिशन से नहीं कर सकते, तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट may also use the statement to contradict the witness. Such contradiction must be, ये contradiction का प्रोविजन है सेक्शन 148 बीएनएस इसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। तो इन्होंने बोला वही पहले 154 था हॉस्टाइल विटनेस, अभी 148 हो गया होगा, देख लेते हैं सही बोल रही हूँ क्या, गलत चीजें नहीं सिखाती हूँ। अच्छा ठीक है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर एक बार हॉस्टाइल विटनेस का सेक्शन लिख लेते हैं। भाई मेरे को कोई चीज लगती है गलत तो गलत क्रॉस वेरीफाई कर लूं। सेक्शन 157 देखो, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन का सेक्शन 148, तो यहाँ भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, तो इन्होंने बोला कि सच कॉन्ट्राडिक्ट मस्ट बी कंडक्टेड इन द मैनर ऑफ 148 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कि आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 148 की धारा का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इफ एनी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट इज यूज्ड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, any part of it may also be used in re-examination but solely to clarify matters raised during the cross examination। वापस सुनो, ये तीसरा उपयोग है, मान लीजिए कि कोई इस चीज का मतलब सेक्शन 180 के बयानों का कुछ हिस्सा यदि क्रॉस एग्जामिनेशन में काम में लिया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब एक तो होता है एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब सामने वाली पार्टी क्रॉस एग्जामिन करती है, तो जब 180 का कोई हिस्सा क्रॉस एग्जामिनेशन में, देखो यहाँ यूज किया जा रहा है, यहाँ भी यूज किया जा रहा है, तो 180 का यदि कोई हिस्सा क्रॉस एग्जामिनेशन में यूज हो जाता है, तो री एग्जामिनेशन में क्रॉस एग्जामिनेशन में जितना हिस्सा यूज हुआ है ना उसको क्लैरिफाई करने के लिए क्या हो सकता है, 180 के बयानों का यूज हो सकता है। तो इफ एनी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज यूज्ड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, एनी पार्ट ऑफ इट मे आल्सो बी यूज्ड इन री एग्जामिनेशन बट सोलिली टू क्लैरिफाई मैटर रेज्ड ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन। मैं मानती हूँ समझ में आया, 3 याद हो गए, याद हो गए। अब आ जाओ नथिंग इन दिस सेक्शन, अब ये भी है इस सेक्शन की कोई भी बात, nothing in this section shall apply to any statement falling within the provision of clause A of 26 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam or affect the provision of
द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 क्लॉज 2। देखो ये है डाइंग डिक्लेरेशन। इस स्टेटमेंट भाई डाइंग डिक्लेरेशन मान लो, समझो, अब समझ में आ जाएगा आपको। अभी तो मुंह चला के आपने बोल दिया 180 का कोई यूज नहीं होगा, 180 का कोई यूज नहीं होगा, समझना। मान लो एक लड़की आती है पुलिस स्टेशन में, विटनेस बन के आ रही है, कुछ भी आ रही है, एक लड़की आके बोलती है कि मेरा इसने रेप किया है और है ना, यदि चीजें सही नहीं हुई तो मैं सुसाइड में मर जाऊंगी। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे यूज नहीं होगा क्या? जल्दी से बताओ। पुलिस वाले में इन्फॉर्म रिपोर्ट लिखवा के गई है ना, तो ये एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज नहीं होगा क्या? अभी आप मना तो कर रहे हो, लेकिन ये डाइंग डिक्लेरेशन ही तो है, अपनी मृत्यु को बोल के गई है। तो इसलिए ये बोलता है इस सेक्शन की कोई भी बात अफेक्ट नहीं करती है। किसको अफेक्ट नहीं करती? सेक्शन 26 के क्लॉज ए को। सेक्शन 26 जो पहले आर्टिकल सेक्शन 32 का 1 था, राइट? तो इस सेक्शन की कोई भी बात डाइंग डिक्लेरेशन को अफेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन में तो चीजें, भाई अब एज अ डाइंग डिक्लेरेशन तो चीजें यूज होगी। और सेक्शन 23 का क्लॉज 2, तो 23 का क्लॉज 2 मुझे लगता है जो सेक्शन 27 था, वो था सेक्शन 27 था इंडियन एविडेंस एक्ट का। पता है किसी को क्या था? सुन लो मैं बता देती हूँ, फिर अपन पढ़ लेंगे। वही हो, ये अक्यूज्ड है, पुलिस स्टेशन में बोल रहा है। क्या बोलता है पुलिस स्टेशन में? मैंने मोहन का मर्डर किया। जल्दी से बोलो, ये कन्फेशन रेलिवेंट मतलब एडमिसिबल है क्या? जल्दी बताओ। मैंने मर्डर किया, है क्या नो एडमिसिबल? मैम। पुलिस स्टेटमेंट, पुलिस को वाले को कन्फेशन रेलिवेंट नहीं होते। लेकिन क्या चीज है? ये बोलता है कि मैंने, नहीं समझ, सबको समझ में आया ना? ये कन्फेशन रेलिवेंट नहीं है, वैल्यू नहीं है इन कन्फेशन की। पुलिस वाले के सामने कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं। अब समझो मेरी बात। ऐसे बोल रहा है, अक्यूज पर्सन आया था तो ऐसे बोल रहा है कि मैंने जिससे, मतलब बोले सर मर्डर जिससे हुआ ना, वो चाकू पेड़ के नीचे रखा है, वो चाकू पेड़ के नीचे है। बरगद के पेड़ है, बरगद का पेड़ है, मान लो लाइक झालान डुंगरी में इस जगह पे ये बरगद का पेड़ है, और चाकू छुपा के, वो चाकू उसके नीचे रखा है, उस बरगद के पेड़, और उस बरगद के पेड़ के नीचे वो चाकू मिल जाता है। मिल गया चाकू, तो इवन दो मना कर दिया तुमने, वैल्यू नहीं है, मना कर दिया ना 180 के, इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ तो अब ये प्रूफ, ये तो रेलिवेंट हो जाएगा ना, हो जाएगा ना ये रेलिवेंट। पता है क्या आप सभी को? एक अक्यूज पुलिस स्टेशन में कोई चीज प्रूफ करता है, वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन, और वो बाद में इन डिस्कवरी प्रूफ हो जाती है, तो वो चीज रेलिवेंट होती है। याद है क्या? यदि सबने पढ़ा है, जानवी बनानी है, नहीं पता क्या तुम लोगों को? सुन लो, नहीं भी यस पता तो मैम। सुनो, है ना? सेक्शन 27 नहीं पता तो सुनो, क्या होता है सेक्शन 27 कि इंडियन एविडेंस एक्ट का ये 23 का 2 हो गया। क्या बोलते हैं कि जनरल रूल इज दैट कि कन्फेशन मेड बिफोर पुलिस ऑफिसर इज वैल्यूलेस, कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कोई चीज आपने बोल दिया पुलिस ऑफिसर के सामने, और वो चीज ड्यूरिंग लाइक इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिस्कवरी में निकल के आ जाती है, तब वो रेलिवेंट हो जाएगी। इस सेक्शन की कोई भी बात सेक्शन 26 क्लॉज है, क्योंकि वहां तो रेलिवेंट, यहाँ वहां तो बता दिया ना हमने एविडेंशियरी वैल्यू, डाइंग डिक्लेरेशन। और 23 के क्लॉज 2, अब देखते हैं 23 का क्लॉज 2 वही है, वैसे तो वही होगा मानती हूँ, लेकिन क्योंकि नए सेक्शन आ गए हैं तो अपन देखो, इफ अ फैक्ट, ये देख लेते हैं, आ जाओ 23 के क्लॉज 2 का एक्सेप्शन। No confession made before a person while he is in custody of police officer unless made in presence of magistrate shall not be proved. तो simple बात है, confession to police officer is irrelevant provided that when any fact is discovered in consequences of information received from a person accused of an offence, accused होना जरूरी है, पुलिस कस्टडी में होना जरूरी है, ठीक है। So much of the information whether it amounts to confession or not as relates distinctly may be proved, याद उसे प्रूव किया जा सकता है। तो समझ गए क्या? पूछ आंसर दे सकते हो कि 6 नंबर के क्वेश्चन का कि क्या व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ सेक्शन 180? तो जल्दी जल्दी देख लो क्या क्या वैल्यू है एविडेंशियरी। सबसे पहले कि अक्यूज के द्वारा कॉन्ट्राडिक्ट करने में विटनेस को इफ ड्यूली प्रूव्ड। सेकंड, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट प्रोसिक्यूशन, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट प्रोसिक्यूशन may contradict his witness, may contradict his witness. थर्ड, री एग्जामिनेशन, यदि क्रॉस एग्जामिन, एक चीज पॉइंट भूल गई मैं, एक शब्द भूल गई,
हाँ, सेक्शन 148 के तहत इसका प्रोसीजर चलेगा। री एग्जामिनेशन, यदि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पूछ लिया जाता है कोई चीज, तो री एग्जामिनेशन में भी वो सवाल उठ सकता है, लेकिन बिल्कुल जो क्रॉस एग्जामिनेशन ने पूछा उसके संबंध में ही। चौथा पॉइंट, इस सेक्शन की कोई भी बात सेक्शन 26 क्लॉज ए लाइक डाइंग डिक्लेरेशन और सेक्शन 23 क्लॉज 2 के प्रोविजो पे अफेक्ट नहीं डालती है। ठीक है, तो आ जाओ देख लेते हैं, एग्जाम में रट के जाना ये आंसर। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो अपन भूल जाते हैं। दिखने में देखो अभी सिंपल लग रहे होंगे, मजा आ रहे होंगे ना, सिंपल लगते हैं अभी अपन को, लेकिन जब आपको आप पढ़ोगे तो यही यही ध्यान रखते जाओगे यार, एक 26 का एक, लोग इतना आलस कर जाते हैं कि 26 का एक देखने की गनीमत नहीं करते। 32 का एक तो जिंदगी भर से याद है 32 का एक, इंडियन एविडेंस एक्ट का, कोई इतना दिमाग ही नहीं लगाता। ठीक है, अब आ जाओ। ये कुछ काम का नहीं है, डिटरमाइनिंग वेदर डिमांड शीट कुछ काम का नहीं, एक बार हैंड रेस कर दो, समझ में आ गया क्या? कुछ भी नहीं पढ़ा अपन ने, सिंपल सिंपल चीजें पढ़ी है। 173, 174 ये मैप है, रोड मैप मान लो। 175 क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। 176 कैसे करेगा। 177, 178 एक साथ चलता है। 179 से लेकर 181 एक साथ चलते हैं। 179 एंड में बुला लेगा, 180 में रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, ओथ अफर्मेशन 181 में ना ही साइन करवाओगे ना ही ओथ अफर्मेशन, तो क्या वैल्यू है, शेल नॉट बी। आप इसको एज एन एविडेंस नहीं यूज कर सकते हो इंक्वायरी में, लेकिन इसके 4 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन, like accused if duly proved contradict the witness. Second, prosecution with the permission of court contradict his own witness. Third, री-एग्जामिनेशन में यूज किया जा सकता है यदि क्रॉस एग्जामिनेशन में यूज हुआ। 26 के को इफेक्ट नहीं डालता, 23 के क्लॉज 2 के प्रोविजो को इफेक्ट नहीं डालता है। एक बार बस मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, बाकी क्लास कल कंटिन्यू करते हैं। और एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश करो सारे बच्चे जो भी है, मैं मानती हूँ सारे तो होंगे, 2-3 चले गए। मैं जा रही हूँ 20 तारीख को बाहर, 20 से 24 तारीख। आपकी क्लास यदि मैं 20 तारीख को सुबह लेना चाहूँ तो पॉसिबल है क्या? भाई मैं चाहती हूँ कि अच्छे से अपन इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब मेरी सुबह वाली क्लास कोई बची नहीं है। लाइक मेरा जो आरजेएस का बैच था वो अब खत्म हो चुका है, मतलब 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा मेरा आरजेएस वाला बैच। ठीक है, पूरा बैच पढ़ा दिया हमने। नवंबर से देखो बस लोग बाग, मैम टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग आप लोग बता दो, मैम अगर सुबह होता है तो जैसे आप लोग बोलोगे मैं वैसे ही टाइमिंग सेट कर लूंगी। मतलब मैं इस टाइमिंग को फिर 2-3 दिन चलाना पड़ेगा मेरे को, या आप लोग मतलब जैसा भी मुझे बताओ वैसे मैं कर लूंगी, क्योंकि मेरी मेरी ट्रेन तो 4:30 बजे की है। 11 से 12, 20 तारीख से, मतलब क्योंकि 2-3 दिन मुझे पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। 12 से 1 या 11 से 12, 12 से 1 रख ले, यदि सब लोग रेडी हो। मैम 12 से 1 रख। मतलब सब लोग रेडी हो तो देखो अभी 2-3 दिन डीवी चलो अपन कर लेंगे, मतलब इस चीज को अपन थोड़ा सा प्रैक्टिस में ला देंगे, क्योंकि 3-4 दिन 12 से 1 पढ़ेंगे। और यदि आप लोगों को सही लगे तो 12 से 1 क्लास ही रख लें क्या, कोई मतलब यदि सबको सही लगे तो। ये जो बच्चे क्लास में, क्योंकि यही बच्चे आते हैं क्लास में, बाकी के सब लोग तो ऐसे ही आते हैं, मतलब कभी कभी आ जाते हैं कभी कभी नहीं आते। आप सभी लोगों को सही लगे तो 12 से 1 का ही टाइमिंग रख लें क्या, परमानेंटली। नो मैम। आपको क्या परेशानी बताओ। मैम मैं लाइब्रेरी में रहती हूँ तो लाइब्रेरी में क्लास तो सुनना है ईयरफोन लगा के, पढ़ा तो मैं ही रही हूँ। आप कुछ पूछेंगी तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी। नहीं मैं, लेकिन आप हैंड रेस तो कर दोगी, वो तो कर सकती हूँ लाइब्रेरी में। यस मैम। बाकी किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना। अपन टाइमिंग को अभी नहीं, अभी 2-3 दिन के लिए तो अभी, क्योंकि मेरी डीबी एक्ट की क्लास चल रही है 12 से 1, यदि किसी को भी परेशानी हो तो बता दो। और अपन बहुत अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे, लाइक रात होते होते तो ऐसा लगता है कि 9:30 बज गए, थक और जाते हैं। बहुत अच्छे से डिटेल में, क्योंकि अभी तक ऐसे चल रहे थे प्रोविजन जो सिंपल है। अब जैसे ये चैप्टर है, एकदम से अपने ऊपर पहाड़ जैसा चैप्टर आ गया ना, अभी तक तो कितने प्यार से चल रहे थे अपन, एकदम से पहाड़ जैसा चैप्टर। आराम से 12 से 1 पढ़ो और एमसीक्यू लगाओ, क्योंकि अभी आपके पास में 9:30 बज गए, अब अपन एमसीक्यू लगाएंगे तो वो नेक्स्ट डे लगाएंगे, टाइम अपना वेस्ट। 12 से 1 मतलब टाइम 12 से 1, 12 से 1:30 जो भी है, तो अपन आराम से पढ़ सकते हैं इसके अंदर। एक बार सबके सब एंट्रीज कर दो, 7-6-7 बच्चे हैं, क्योंकि आपके अलावा और कोई क्लास में आता भी नहीं है। ठीक है, तो अभी कल परसों ये 2-3 दिन तो जब तक मेरी डीवी की क्लास चल रही है सुबह, तो 2-3 दिन तो अपन क्या करेंगे, लाइक 2-3 दिन तो वही रात को ही चलाएंगे टाइमिंग, लेकिन 12 से 1 अपन पूरा डन कर लेते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं आलस के तौर पे नहीं, जैसे अपन अच्छे से पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते जाएंगे, और आपको एमसीक्यू लगाने का, मेंस पढ़ने का, इन सब का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और क्लास मिस करने की वो मत करना। अभी ये आराम से, अब ये आ गए बीएनएसएस के